हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। राइट, तो अभी आप सभी 7th सेमेस्टर में हैं, आईटी ब्रांच से हैं, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी जीटीयू की एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी अभी नज़दीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने ये क्रैश कोर्स आपके लिए बनाया है, जहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आप इन क्वेश्चंस को करके अपनी एग्जाम में चले जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट, आप आराम से सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे और आप मैक्सिमम मार्क्स भी ला पाओगे। आपको बस करना इतना है कि आराम से बैठ जाओ, इस वीडियो को स्टार्ट करो और यहाँ पे मैं जितनी भी चीजें आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसको आप बस देखो और उसको समझो। आपको और कोई एफर्ट नहीं लगाना है। यहाँ पर पूरा चैप्टर मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक चीज आपको काफी ही आसानी से मैं यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पर रहने वाला नहीं है। राइट, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से जितने भी ये मैंने पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है तो ये पीडीएफ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में से आपको इसकी जो ड्राइव की लिंक है वो मिल जाएगी ताकि आप यहाँ से रिवाइज भी कर सके। राइट, तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम फटाफट से ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई है उनको हम देखते हैं। इनके आंसर भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको कहीं और आंसर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधा पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इससे शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन जो है वो बढ़े। राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस इज अ कॉन्सेप्ट सिमिलर टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जस्टिफाई। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क्स में जीटीयू की एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस इज अ कॉन्सेप्ट सिमिलर टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपको सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और आप उन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। यानी कि कोई कंपनी मान लो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगी कि आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और आप एक यूजर के तौर पे उन सर्विसेज को यूज करेंगे। इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जैसे होता है, क्या हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, blockchain as a service is similar to software as a service because both provide ready to use services hosted by third party providers। यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो है वो दूसरी कंपनीज हो जाएगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सारी कंपनीज। और वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी? आपको प्रोवाइड करेगी रेडी टू यूज सर्विसेज, जिसका आप यूज करेंगे। राइट, तो इन ब्लॉकचेन एज ए सर्विस कंपनीज कैन यूज ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज विदाउट नीडिंग टू बिल्ड और मैनेज देम। यानी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो यहाँ पे आप उस पूरी चीज को बनाने नहीं वाले हैं। आपको ऑलरेडी कुछ ऐसी कंपनीज है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन चीजों को प्रोवाइड करेंगे और आप उनको सीधा यूज कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको बाइक की जरूरत है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है और आपको उसके लिए बाइक की जरूरत है, तो आप पूरा नया बाइक नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे? किसी कंपनी का बाइक खरीदेंगे। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आप पूरी नई चीज यहाँ पे बिल्ड करने नहीं जाएंगे, आप सीधी जो दूसरी सर्विसेज है उसको यूज करके अपना काम पूरा कर लेंगे। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर सर्विस अलाउज बिजनेसेस टू यूज सॉफ्टवेयर वाया द इंटरनेट विदाउट कॉम्प्लेक्स सेटअप और मेंटेनेंस। तो मैंने बताया वही चीज कि आपको कॉम्प्लेक्स सेटअप और मेंटेनेंस करने की जरूरत कोई पड़ती नहीं है। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस के अंदर भी, वहां पे भी आप सिंपली जो है वो सीधे ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के पास से लेकर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीटीयू की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, वो है राइट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, ऑल्सो राइट नेम ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन की क्या क्या एप्लीकेशंस है? एप्लीकेशंस का मतलब है इसके क्या क्या यूज केसेस है, आप किन किन जगह पे ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं, और हमें उस प्लेटफॉर्म का नाम भी लिखना है जिसकी मदद से आप ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो देखिए, एप्लीकेशंस में आपको याद रखना है क्रिप्टो करेंसी आएगा सबसे पहले। क्रिप्टो करेंसी, करेंसी यानी कि हम इसको गुजराती में बोलते हैं नाणु। ठीक है, पैसे, करेंसी जैसे रुपीज हो गया, डॉलर्स हो गया, वैसे ही हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर भी करेंसी आती है जिसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। इसका क्या यूज है? तो यूज्ड इन बिटकॉइन एंड अदर डिजिटल करेंसीज फॉर सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस। तो आपने बिटकॉइन का नाम सुना ही होगा। तो बिटकॉइन जो है वो क्या है?
एक ब्लॉकचेन का पार्ट है, ब्लॉकचेन के अंदर आने वाली एक क्रिप्टो करेंसी है, तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कैसे यूज होगा ये, तो ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग फ्रॉड। यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो चीजों को सप्लाई करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो अब कंपनी का जो मैनेजर होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि जब चीज मेरी कंपनी से जब दूसरी जगह पे जा रही है तो क्या वो सही सलामत जा रही है या नहीं जा रही है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, उसमें ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंसी रहे और किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, तो उसके लिए जो है आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में कैसे यूज होगा, तो सिक्योर्स पेशेंट डेटा मेकिंग रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल एंड सेफ। तो ब्लॉकचेन ये भी है, देखो ब्लॉकचेन का जो नेचर है वो क्या है, वो काफी सिक्योर होता है, वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि उसका कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है। ये पूरा नेटवर्क है, इसकी पूरी लिंक है, चेन है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि इसका कोई ओनर नहीं है ब्लॉकचेन का, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बन जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाता है। उसकी वजह से आप जो पेशेंट का डेटा है उसको काफ़ी सिक्योरली जो है वो आप सेव कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स को एक्सेसिबल बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं। उसी हिसाब से देखिए वोटिंग में भी क्या होता है कि किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, वोटिंग एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, उसके लिए भी आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। तो एंश्योर्स सिक्योर ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ वोटिंग प्रोसेसेस। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ये आगे के चैप्टर्स में हम बहुत ही डीपली देखने वाले हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, काफी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है। और यहाँ पे आप समझ लीजिए, देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट ऑटोमेट्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन विदाउट नीडिंग इंटरमीडियरीज। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा देके समझा देता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है ए और एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है बी, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, पता है कि ए को एक कार लेनी है नई, ठीक है, और बी के पास कार है, यानी कि ये कार, इसके पास ये कार का ओनर है और इसके पास वो कार है। अब ए क्या करता है, बी के पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे कार चाहिए, ठीक है। अब बी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें कार देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां पर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा कि जैसे ही ए जो है वो बी को कार के पैसे दे देगा, जैसे ही ए जो है वो बी को कार के पैसे दे देगा, बी जो है वो कार की ओनरशिप ए को दे देगा। ये हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंडीशन बेस्ड चलता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कंडीशन क्या है कि जैसे ही ए पैसे ट्रांसफर करेगा वैसे ही ऑन द स्पॉट जो बी है वो उसको कार की ओनरशिप दे देगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, और उस कोडिंग के हिसाब से जैसे ही बैंक में से पैसे ट्रांसफर हुए वैसे ही कार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, कार की जितनी भी ओनरशिप की जितनी भी लीगलिटीज थी, वो सभी की सभी ए को ट्रांसफर हो जाती है। तो इसे बोला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अब आपको किसी भी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरमीडियरी में क्या आ जाएगा कि लॉयर की जरूरत नहीं है आपको, किसी भी दलाल की जरूरत नहीं है आपको, बीच में आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो जाती है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपकी पूरी प्रोसेस को हैंडल करता है, और ये जो चीज है वो किसकी एप्लीकेशन हो जाएगी, ब्लॉकचेन की। तो आशा रखता हूँ कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म्स जिसकी मदद से हम डेवलप कर सकते हैं ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। सो व्हिच आर द प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले आएगा इथीरियम, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ नाम याद रखना कि इथीरियम इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। इथीरियम क्या होता है, कैसा होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे। उसके बाद आता है, देखिए नेक्स्ट आएगा हाइपरलेजर फैब्रिक, फिर कॉर्डा, IBM ब्लॉकचेन, EOS। दीज आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हमारे जो है वो ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड ऑल्सो गिव अ रियल टाइम यूसेज। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको फटाफट से वीडियो देखना है या तो फिर ये वीडियो आपको बड़ा लग रहा है, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि फटाफट से आप 1.5x पेस वीडियो को चला लो। वैसे मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप इंजीनियर से, आपको पता ही है कि कम टाइम में वीडियो कैसे देखना है, राइट। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड ऑल्सो गिव अ रियल टाइम यूसेज। अब क्रिप्टो करेंसी, स्पेसिफिकली हमें क्रिप्टो करेंसी की बात करनी है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, हमें पता है कि ये ब्लॉकचेन की ही एक एप्लीकेशन है, यानी कि ब्लॉकचेन का ही एक यूसेज है उसमें। अब क्रिप्टो करेंसी में देखिए अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसीज आती है। एक तो हमने बात की थी बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्या होती है, देखिए
दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, ये पहली क्रिप्टो करेंसी है यूज्ड मेनली एज डिजिटल मनी फॉर ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट। तो इसका यूज कैसे किया जाता है? ट्रांजैक्शन के लिए। आप इसको जस्ट लाइक अपना जो रियल मनी होता है उसकी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं बिटकॉइंस को, आप ट्रांजैक्शन करने के लिए, यानी कि किसी से कोई चीज खरीदी और उसके रिटर्न में आप बिटकॉइन उसको देंगे, तो उस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज हाईली सिक्योर, यानी इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। वाइडली एक्सेप्टेड, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एक्सेप्टेड है एज ए करेंसी। यूसेज क्या है? तो यूज्ड फॉर बाइंग गुड्स ऑनलाइन और एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट। तो आप इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, तो फिर ऑनलाइन कोई चीज खरीदने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं बिटकॉइंस को, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑल्ट कॉइन्स, इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। सो दीज आर द क्रिप्टो करेंसीज अदर देन बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा की जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आती है उसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, यानी कि बिटकॉइन के अलावा, जिसमें आगे हमारे पास इथीरियम, रिपिल, ये सारी चीजें, रिपल एटसेट्रा। एडवांटेज क्या है देखिए, तो मैनी ऑफर यूनिक फीचर्स लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और फास्टर ट्रांजैक्शंस। तो ये देखिए इथीरियम के अंदर ही हमारा जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। इथीरियम इज यूज्ड टू क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ये मैंने आपको बताया था, राइट, कि इथीरियम की मदद से आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड का मेन मीनिंग क्या होता है? कि समथिंग विच इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, जिसका कोई ओनर ना हो। फिर आते हैं हमारे पास स्टेबल कॉइन्स, ये क्या है देखिए। सो दीज आर द क्रिप्टो करेंसीज बैक्ड बाय स्टेबल एसेट्स लाइक फिएट करेंसी, यानी कि ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जिसको बैकिंग मिली हो। किसकी बैकिंग मिली हो? जो ओरिजिनल करेंसीज होती है, ओरिजिनल तो नहीं मतलब पेपर मनी, यानी कि यूएस डॉलर और ये सारी चीजें, जिससे प्राइस वॉलेटिलिटी कम हो। प्राइस वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? कि प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल आएगा टीथर इसका, राइट, तो इसका एग्जांपल आएगा टीथर, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या है? स्टेबिलिटी इन वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे देखो वॉलेटिलिटी मतलब जो चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस है वो यहाँ पे नहीं होंगे उतनी ज्यादा, तो उसकी वजह से ये कैसी करेंसी है? ये स्टेबल करेंसी आप मान सकते हैं, राइट। यूज्ड फॉर ट्रेडिंग और पेमेंट्स विदाउट द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, यानी कि इसके प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होते उतने ज्यादा, यानी कि चेंज नहीं होते। तो ऐसे केस में तभी तो इसका नाम रखा है कि स्टेबल कॉइन्स, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टोकन्स। तो टोकन्स क्या है देखिए, टोकन्स आर बिल्ट ऑन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स लाइक इथीरियम एंड रिप्रेजेंट एसेट्स और यूटिलिटीज, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर बनाए जाते हैं, और ये मेनली एसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाए जाते हैं। कैसे? तो देखो, कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग फ्रॉम ओनरशिप ऑफ एसेट्स टू वोटिंग राइट्स, एंड इट इज मेनली यूज्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड टोकनाइज्ड एसेट्स। तो टोकनाइज्ड एसेट्स में आप इसका यूज करेंगे, एसेट जो होते हैं उसको मेनली रिप्रेजेंट करने के लिए आप टोकन्स का यूज करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं रियल टाइम यूसेज के बारे में। तो रियल टाइम यूसेज में हम एक देख लेते हैं कि बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन इज एक्सेप्टेड बाय कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड AT&T फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। तो आप देख सकते हैं, देखिए बिटकॉइन जो है अभी रियल लाइफ में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। तो ये एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल हो गया। दूसरा इथीरियम इज यूज्ड इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशंस लाइक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टू इनेबल लैंडिंग एंड बोराइंग विदाउट बैंक्स। तो यहाँ पे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि दो लोग हैं, गाड़ी की ओनरशिप वाला, ठीक है, कि जैसे उसने पैसे दिए ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे लैंडिंग एंड बोरोइंग की जो प्रोसेस है वहां पे अब आपको बैंक्स की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप इथीरियम का यूज करते हैं, बिकॉज इट इज हाईली सिक्योर। तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और पूरी प्रोसेस जो होगी वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। तो ये हमने रियल टाइम यूसेज भी देख लिए। अब हम आते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को हमें समझाना है। तो यहाँ पे देखिए उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती है, फटाफट से हम देखते हैं। अब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स। क्या है कंपोनेंट्स? सबसे पहले नोड्स। नोड्स का मतलब क्या है? नोड्स है हमारे डिवाइसेस दैट पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क बाय वैलिडेटिंग एंड शेयरिंग ट्रांजैक्शंस। यानी कि हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि जो डिवाइस होते हैं, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे नोड्स। सो नोड्स आर नथिंग बट दीज आर द डिवाइसेस दैट पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। नेक्स्ट आएगा लेजर। लेजर का मतलब क्या है? तो लेजर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस stored across all nodes in the network.
तो ब्लॉकचेन के अंदर हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है, उसका जो स्टोरेज बनता है, स्टोरेज यानी कि हर एक नोड के पास, ये नोड ए हो गया अपना, ठीक है, ये नोड बी हो गया, ये नोड सी हो गया, ये नोड डी हो गया, हर एक नोड के पास एक लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, एक रिकॉर्ड होता है, एक लिस्ट होती है ट्रांजैक्शंस की, और ये सभी के पास सेम होती है, सभी के पास सिमिलर कॉपी होती है। और इस सिमिलर कॉपी को जो हम है वो क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो लेजर क्या है, देखिए, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि हर एक नोड के पास ये होगी, एंड डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि इसका कोई मालिक नहीं होगा, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस स्टोर्ड अक्रॉस ऑल नोड्स इन द नेटवर्क, इसे हम बोलेंगे लेजर। उसके बाद आएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विथ प्री डिफाइंड रूल्स दैट ऑटोमेट प्रोसेसेस विदाउट इंटरमीडियरीज। सिमिलरली जो हमने एग्जांपल दिया वही कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसके कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होंगे, और ये प्री डिफाइंड रूल्स जैसे ही ट्रिगर होते हैं, जैसे ये कंडीशन ट्रिगर होती है, तो आपकी जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेट हो जाएगी, और यहाँ पे आपको किसी भी तरह की इंटरमीडिएट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि लॉयर की या तो फिर बैंक्स की, इन सब चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट अपने पास है कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस मैकेनिज्म आपको आगे बहुत ही बार देखना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाएगा 110%। इसके ऊपर हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखने ही वाले हैं, आगे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये क्या है, देखो, दीज आर द प्रोटोकॉल्स लाइक प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक that ensures all nodes agree on the validity of transactions। अब यहाँ पे ये चीज क्या बोल रहा है कि all nodes agree on the validity of transaction। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर मुझे कोई काम परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल ये नोड ए जो है ये कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहती है, ये कोई ट्रांजैक्शन करना चाहती है, तो उस केस में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी के नोड्स भी ए की कही हुई बात पे एग्री करे। जैसे ए ने कहा कि मुझे रमेश को 100 रुपए भेजने हैं, तो उसके लिए बाकी के नोड्स को भी उस चीज के लिए एग्री करना पड़ेगा। और ये जो वैलिडेशन होता है, ये जो एग्रीमेंट होता है, इसको बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। ये कैसे होगा वैलिडेशन, उसके लिए हमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करने पड़ते हैं, और ये प्रोटोकॉल्स आएंगे क्या, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल्स इसके अंदर आएंगे। एंड दिस एंश्योर ऑल नोड्स एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, के सारे नोड जो है वो एग्री करे ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आएगा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो है वो ऑलरेडी हम 6th सेमेस्टर में जो है वो पढ़ चुके हैं, राइट। ये क्या होता है, तो सिक्योर्स डेटा थ्रू एनक्रिप्शन, एंश्योरिंग ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस और वेरीफाई इंफॉर्मेशन। फिर आता है अपने पास नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क इज ए डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो नेटवर्क यहाँ पे हमने जैसे बात की, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क ही बन रहा है ना, कि हर एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है, इसी को बोलते हैं नेटवर्क। तो ये क्या है हमारे पास, एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स नोड्स, जो नोड्स को कनेक्ट करता है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग अक्रॉस द ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके कौन कौन सी चीजें आएगी, नोड्स आ गया, लेजर आ गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसेंसस मैकेनिज्म, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी आएगी, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाई ब्लॉकचेन इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स एंड फीचर्स ऑफ द ब्लॉकचेन। तो ये आपका, आप गिन सकते हैं कि 7 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लॉकचेन क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और हमें इसके कंपोनेंट्स और फीचर्स को समझाना है, राइट। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेजर that records transactions across multiple computers in a secure, transparent and decentralized way। ध्यान से पढ़ो, फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से देखो। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, लेजर का मतलब आप समझ सकते हो कि लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस that records transactions across multiple computers। यहाँ पे आपके जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, ये सभी मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, इस तरीके से जो हमने बताया अभी, राइट। so that records transactions across multiple computers in a secure, यानी कि बहुत ही सिक्योर वे में, ताकि इसको कोई और व्यक्ति एक्सेस ना कर सके। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि यहाँ पर हर एक नोड के पास ये ट्रांजैक्शन की लिस्ट होगी, तो ये ट्रांसपेरेंट है, हर कोई इस चीज को देख सकता है। एंड डिसेंट्रलाइज्ड वे, यानी कि इसका कोई ओनर नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड ओनर इसका नहीं है। वंस इंफॉर्मेशन इज एडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, it cannot be changed making it reliable and tamper proof। तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट।
नाउ ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके 3 मेन पॉइंट है। कौन कौन से, कि बहुत ही ज्यादा इसकी सिक्योरिटी हाई है, ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो नेटवर्क का हिस्सा है इसको देख सकता है, इसके ट्रांजैक्शंस को देख सकता है। डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई सिंगल अथॉरिटी जो है वो इसको कंट्रोल नहीं करती है। तो सिक्योरिटी में क्या देखो, इट यूजेस एडवांस्ड एनक्रिप्शन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हैक और ऑल्टर। ट्रांसपेरेंसी में क्या आएगा, एवरीवन इन द नेटवर्क कैन सी द ट्रांजैक्शंस। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आएगा, नो सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल्स द डेटा रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड और मैनिपुलेशन। कोई भी टाइप का फ्रॉड नहीं होगा यहाँ पे, कोई भी टाइप का मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ब्लॉकचेन के, तो सबसे पहला आएगा कंपोनेंट ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब क्या है, ईच ब्लॉक कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि आपका जो लेजर है उसमें ब्लॉक होते हैं और हर एक ब्लॉक के अंदर एक पूरी लिस्ट होती है ट्रांजैक्शन की, जो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी पूरी लिस्ट बनती है। तो ब्लॉक जो बेसिकली आप मान सकते हो कि लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। आप एक पेज मान सकते हो, जैसे लेजर हमारी नोटबुक है, मान लो लेजर हमारी क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स है। लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, तो यहाँ पे ब्लॉक क्या बन जाएगा, एक सिंगल पेज मान लो अपने लेजर का, ठीक है। उसके बाद आएगा चेन। चेन क्या है, सो ब्लॉक्स आर लिंक टुगेदर इन अ सीक्वेंस, ईच न्यू ब्लॉक रेफरेंसेस टू वन बिफोर इट। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हर एक ब्लॉक जो है, हर एक पेज जो है वो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो ये जो बन गई वो क्या बन गई, चेन बन गई, ठीक है। और हर एक जो नेक्स्ट ब्लॉक है, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है सेकेंड नंबर का, उसके पास फर्स्ट नंबर के ब्लॉक का रेफरेंस होता है, इसकी हैश वैल्यू होती है, ठीक है, ताकि वो रेफरेंस कर सके, उसको पता लग सके कि मेरे पहले कौन सा ब्लॉक था। उसके बाद आएगा नोड्स। नोड्स क्या है आपको पता ही है, दीज आर द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क दैट वैलिडेट एंड शेयर डेटा। उसके यानी कि जो पार्टिसिपेट करते हैं नेटवर्क के अंदर। उसके बाद कंसेंसस मैकेनिज्म, जो मैंने आपको बताया क्या है, दीज आर द रूल्स टू एंश्योर ऑल नोड्स एग्री ऑन द करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस लाइक प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है वो आपको मैं अभी आगे की थियरी में समझाने ही वाला हूं, सो डोंट वरी। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है ब्लॉकचेन के। सबसे पहला फीचर है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मतलब कि एक बार जो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के अंदर आ गई उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि वंस अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। आप उसको डिलीट भी नहीं कर पाओगे, आप उसको चेंज भी नहीं कर पाओगे, राइट। उसके बाद आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, Data is not controlled by one central authority but spread across a network of computers. Data कोई एक single authority जो है वो control नहीं करेगी, उसकी जगह क्या होगा, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होगा और हर एक की अथॉरिटी होगी यहाँ पे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, ऑल पार्टिसिपेंट्स कैन व्यू द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख सकता है, हर एक नोड जो है आपका वो सारे डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो ये हो गए हमारे ब्लॉकचेन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का सबसे आईएमपी वाला क्वेश्चन आप मान लो, जिसको आपको तैयार करना ही करना है और मैंने आपको ये समझा भी दिया है, राइट। अभी यहाँ पे और 2 पॉइंट भी है, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे हमने जो 3 पॉइंट डिस्कस किए थे ना, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे पास आएगा सिक्योरिटी। तो वो तो हमने पता ही है कि भाई बहुत ही सिक्योर होता है, कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता, ऑल्टर नहीं कर सकता डेटा को, कोई टाइप का फ्रॉड नहीं हो सकता। और दूसरा एनोनिमिटी, यानी कि ट्रांजैक्शंस तो विजिबल है लेकिन पर्सनल डिटेल्स जो है वो उनके साथ लिंक नहीं होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगी कि भाई 500 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे लोगों की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। तो वो भी है कि एनोनिमिटी है, किसी की एनोनिमस आइडेंटिटी को यहाँ पे हिडन ही रखा जाएगा, उसको जो है वो बाहर सबके सामने एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। So blockchain is important for industries like finance, supply chain and healthcare because it improves security, reduces fraud and builds trust. तो अगर आपको किसी चीज पे ट्रस्ट करना है तो अपनी वाइफ पे ट्रस्ट मत करना, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर आप आंख बंद करके जो है वो ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये एंश्योर करेगा कि आपका डेटा एकदम सिक्योर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, डिसेंट्रलाइज्ड रहे, एनोनिमस रहे, सिक्योरिटी उसकी बहुत ही हाई रहे। ये सारी चीजें जो है वो ब्लॉकचेन एंश्योर करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क। ये हमें समझाना कि किस तरीके से काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें पूरे स्टेप्स समझने हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, यानी कि कैसे पूरी प्रोसेस जो है वो ब्लॉकचेन की होने वाली है, वो हमें यहाँ पे समझना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है
ट्रांजैक्शन इनिशिएशन, यानी कि भाई देखो यहाँ पे अपन के पास मैंने बात की थी कि कुछ यहाँ पे अपने पास नोड्स है, ठीक है, कहाँ गए नोड्स, ये रहे नोड्स अपने। अब यहाँ पे से किसी एक को चुल मच गई कि चलो मुझे ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे कि ए को चुल मच गई कि लेट्स डू द ट्रांजैक्शन, तो वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन इनिशिएशन करेगा। वो सबसे पहले बताएगा सबको कि ओके मैं ट्रांजैक्शन करने के मूड में हूं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है ट्रांजैक्शन इनिशिएशन। व्हेन समवन वांट्स टू मेक अ ट्रांजैक्शन लाइक सेंडिंग मनी और शेयरिंग डेटा, दे क्रिएट अ रिक्वेस्ट, वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ए रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा कि भाई आई वांट टू डू अ ट्रांजैक्शन। दिस कुड बी एज सिंपल एज अलाइस वांटिंग टू सेंड मनी टू बॉब, कि भाई अलाइस को चुल मच गई कि मुझे जो है वो बॉब को पैसे भेजने हैं, तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी सभी को कि दैट आई वांट टू डू अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आएगी ब्रॉडकास्टिंग द रिक्वेस्ट, यानी कि अब वो रिक्वेस्ट सबको सेंड करेगा। द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू द नेटवर्क, यानी कि जो बाकी के नोड्स है, यानी कि अपना बी सी डी है, इनके पास ये ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट जाएगी वेयर ऑल द कंप्यूटर्स कैन सी इट। उसके बाद क्या होगा, वैलिडेशन, यानी कि अब वो या तो हाँ करेंगे या तो ना करेंगे, यानी कि अब वैलिडेशन की प्रोसेस आएगी। और इसके लिए हम कौन से मैकेनिज्म यूज करेंगे, कंसेंसस मैकेनिज्म का यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो nodes in the network validate the transaction using a consensus mechanism. They check that the sender has enough funds. पहले तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई तू ट्रांजैक्शन करना चाहता है, पैसे भेजना चाहता है, पहले तेरे पास पैसे है ये तो बता दे। तो यहाँ पे वो क्या होगा, चेक करेंगे कि उसके पास इनफ फंड्स है या नहीं, एंड दैट द ट्रांजैक्शन फॉलोज द रूल्स ऑफ द ब्लॉकचेन, और ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन के रूल्स को फॉलो करता है या नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगी वैलिडेशन की प्रोसेस। उसके बाद क्रिएटिंग अ ब्लॉक, यानी कि एक बार वैलिडेशन हो गया, सबने हाँ कर दी कि ठीक है चलो डन। वंस वैलिडेटेड द ट्रांजैक्शन इज बंडल्ड विथ अदर ट्रांजैक्शंस इनटू अ ब्लॉक, तो उसके बाद ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाएगी किसमें, ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक किसका पार्ट है, लेजर का। लेजर किसका पार्ट है, ब्लॉकचेन का। थिंक ऑफ इट एज कलेक्टिंग रिसीप्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि रिसीट बन जाएगी उसकी। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि रिसीट बन गई उसकी और वो स्टोर हो जाएगी ब्लॉक के अंदर। उसके बाद क्या होगा, ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, तो लिंकिंग ब्लॉक्स, यानी कि ये जो आपका नया ब्लॉक बना, ठीक है, जिसमें यहाँ पे अलाइस ने बॉब को पैसे भेजे, वो अब क्या होगा, लिंक हो जाएगा बाकी के ब्लॉक्स के साथ। द न्यू ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ यूनिक कोड, और हर एक ब्लॉक के पास अपना खुद का एक यूनिक कोड होगा। एंड रेफरेंसेस द हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, और उसके पास प्रीवियस ब्लॉक की भी इंफॉर्मेशन होगी ताकि कनेक्शन अच्छा बन सके। क्रिएटिंग अ सिक्योर लिंक, ठीक है, तो ये चीज भी हो गई। अब आएगा अपडेटिंग द लेजर। लेजर क्या है, लेजर है हमारा लिस्ट, यानी कि आप हर एक जो आपकी बुक है, बुक जो हर एक हमारा नेटवर्क का नोड है, नोड के हर एक नोड के पास अपनी खुद की क्या है, एक बुक है। तो अब उस बुक के अंदर वो भी एंट्री डाल देंगे कि हाँ भाई अलाइस ने बॉब को पैसे भेजे। सो ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क अपडेट देयर कॉपीज ऑफ द ब्लॉकचेन टू इंक्लूड द न्यू ब्लॉक, ठीक है, वो नए ब्लॉक की जो एंट्री है वो उसमें डाल देंगे। दिस एंश्योर्स एवरीवन हैज द सेम रिकॉर्ड, तो इससे ये एंश्योर हो जाएगा कि यहाँ पे सभी के पास सेम रिकॉर्ड है। एंड देन फाइनली हमारी जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गई, यानी कि द ट्रांजैक्शन इज नाउ कंप्लीट एंड परमानेंटली रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन मेकिंग इट सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ, यानी कि ये ट्रांजैक्शन जो है परमानेंटली ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाएगी। इसको किसी का बाप भी आके जो है वो डिलीट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, इट इज दैट मच सिक्योर, आप सोच सकते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है। सबसे पहले किसी को चुल मच गए तो उसने ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट सभी के पास गई, सभी ने उसको वैलिडेट किया। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक में यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, वो ब्लॉक आपका जो है वो दूसरे ब्लॉक के साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद हर एक जो नोड है उसकी जो कॉपी है वो अपने अपडेट कर देंगे, एंड देन फाइनली वी कैन से दैट आवर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट एंड इट इज नॉट चेंजेबल, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है अपने पास जस्टिफाई इज ब्लॉकचेन टाइप ऑफ डेटाबेस एंड लिस्ट द टेक्नोलॉजी बिहाइंड ब्लॉकचेन। क्या हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है, ठीक है, जैसे हमारे अलग अलग डेटाबेस होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस है, ठीक है, जिसके साथ हम काम करते हैं, तो उसी की तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन भी एक तरह का डेटाबेस है। देखते हैं चलिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है यस, ब्लॉकचेन कैन बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ डेटाबेस बट इट्स यूनिक इन सेवरल वेज। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये डेटाबेस है, लेकिन इसके कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है जो इसको ट्रेडिशनल डेटाबेसेस से जो है अलग करती है। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है देखते हैं। सबसे पहले है इसका स्ट्रक्चर। सो अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेसेस दैट स्टोर डेटा इन टेबल्स, हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस में तुम्हें पता है कि डेटा जो है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ब्लॉकचेन स्टोर्स डेटा इन ब्लॉक्स। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि भाई टेबल में स्टोर नहीं होगा डेटा, लेकिन उसकी जगह किस में होगा, ब्लॉक्स में होगा, दैट आर लिंक टुगेदर इन अ चेन।
दूसरी चीज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन वन सेंट्रल लोकेशन, डेटा कोई एक सेंट्रल लोकेशन में स्टोर नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। इससे आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और किसी भी तरह के आप डेटा के अंदर छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा इम्यूटेबिलिटी, यानी कि एक बार डेटा ऐड हो गया उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। वंस डेटा इज एडेड टू द ब्लॉकचेन इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और डिलीटेड। इन कॉन्ट्रास्ट ट्रेडिशनल डेटाबेसेस अलाउ फॉर चेंजेस एंड डिलीशंस, लेकिन उसी जगह अगर हम ट्रेडिशनल डेटाबेस की बात करें तो उसमें चेंजेस अलाउड है, डिलीशंस अलाउड है, राइट। उसके बाद आएगा ट्रांसपेरेंसी, तो ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द ब्लॉकचेन कैन व्यू द डेटा while traditional databases may restrict access to certain users, यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डेटा को जो है वो देख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल डेटाबेसेस के अंदर मे बी कुछ लोगों को एक्सेस ना भी हो। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज बिहाइंड ब्लॉकचेन कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज की जाती है ब्लॉकचेन के अंदर। तो सबसे पहले आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, यानी कि लेजर जो है, यानी मैंने आपको बताया कि तिजोरी अपनी जो बुक है वो हर एक नोड के पास होगी। अ डिजिटल सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मल्टीपल साइट्स एंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द सेम इंफॉर्मेशन, कि हर एक जो हमारा नोड है उसके पास सेम इंफॉर्मेशन रहे, वो एंश्योर करता है कौन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। उसके बाद आएगा क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, ये भी एक टेक्नोलॉजी आप मान सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर की, कि जिसके अंदर आप सिक्योर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू ब्लॉक्स एंड डेटा इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी को भी आप जो है वो एंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी कंसेंसस मैकेनिज्म, कि जहां पे वैलिडेशन के ऊपर एग्रीमेंट होगा, अलग अलग जो नोड्स होगी वो वैलिडेट करेगी ट्रांजैक्शन को कि भाई ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो एल्गोरिथम्स इसके लिए यूज होते हैं लाइक प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दैट हेल्प नोड्स एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। उसके बाद आता है अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज क्या होगा इसका यूज, सो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द टर्म्स रिटन इनटू कोड, ठीक है, ये एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट आप मान सकते हैं, जिसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कोड के फॉर्मेट में लिखी हुई होती है, एंड इसकी मदद से जैसे ही वो कंडीशन ट्रिगर होती है ये उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है, अपने आप उसको एग्जीक्यूट कर देता है। नेक्स्ट है अपना पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। तो ये भी हमें पता है कि जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सीधा अपना पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होगा उनका बना होगा इस तरीके से, ठीक है। फैसिलिटेटिंग द शेयरिंग ऑफ डेटा अक्रॉस द ब्लॉकचेन, की जिसकी मदद से वो इजीली शेयर जो है वो कर सके डेटा को, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, कौन से अलग अलग टाइप के ब्लॉकचेन होते हैं अपने पास। तो उसमें सबसे पहले अपना आएगा पब्लिक ब्लॉकचेन। तो पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है, इट इज ओपन टू एनीवन, ये हर एक के लिए ओपन है। यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। इट इज ओपन टू एनीवन वेयर एनीवन कैन पार्टिसिपेट एज ए नोड एंड एक्सेस द एंटायर ब्लॉकचेन। यहां पर कोई भी एक नोड के तौर पे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है पूरी ब्लॉकचेन को, ठीक है। एग्जाम्पल आप मान सकते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन का, क्या, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। और इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज हाईली ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योरिटी सिंस एवरीवन कैन वेरीफाई ट्रांजैक्शन। देखिए हर कोई जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज्यादा होगी, ओके, एंड सिक्योरिटी भी होगी क्योंकि यहाँ पे हर कोई वेरीफाई कर सकता है ट्रांजैक्शन को। यूज केसेस क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी इसका पहला यूज केस आएगा, एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो बिटकॉइन है इसलिए क्रिप्टो करेंसी, एंड इथेरियम है इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, राइट। नेक्स्ट है अपना टाइप, वो है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या है, तो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस वेयर ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन पार्टिसिपेट एंड व्यू द ब्लॉकचेन। तो यहाँ पर हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ब्लॉकचेन में, ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन पार्टिसिपेट एंड व्यू द ब्लॉकचेन। एग्जांपल क्या आएंगे इसके, हाइपरलेजर फैब्रिक, R3 कॉर्डा, ये इनके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन के एग्जांपल है, ठीक है, हाइपरलेजर फैब्रिक एंड R3 कॉर्डा। इनका क्या बेनिफिट होगा, डेफिनेटली भी प्राइवेट है इसलिए प्राइवेसी बहुत ज्यादा होगी, तो ग्रेटर प्राइवेसी एंड फास्टर ट्रांजैक्शंस। फास्टर ट्रांजैक्शन क्यों होगी, क्योंकि देखिए प्राइवेट ब्लॉकचेन में हर नोड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसका मतलब कि बहुत कम नोड पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने कम नोड होंगे उतने ही फास्टर आपकी ट्रांजैक्शन होगी, बिकॉज ज्यादा लोग है ही नहीं तो ट्रांजैक्शन भी ज्यादा होने नहीं वाली है, तो उसकी वजह से आपकी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड हो जाएगी वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम नोड जो है वो इन्वॉल्व होंगे, फ्यूअर नोड्स आर इन्वॉल्व्ड। यूज केसेस कहां पे होंगे इसके, एंटरप्राइज सोल्यूशन, यानी कि कोई एक प्राइवेट कंपनी अपने खुद के यूज के लिए प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज कर सकती है, ठीक है। इंटरनल कॉर्पोरेट प्रोसेसेस की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अपने खुद के यूज के लिए जो है वो यूज कर सकती है प्राइवेट ब्लॉकचेन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को उसको इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है, बस कंपनी के जो मेन लोग हैं उनको ही उसको यहाँ पे
ऑथोराइज करवा के इनवाइट करवाना है, तो उस केस में वो प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा अपना कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन? ये क्या है? ये एक हाइब्रिड मॉडल है। कंसोर्टियम इज अ हाइब्रिड मॉडल वेयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज द ब्लॉकचेन टुगेदर। इट इज सेमी प्राइवेट। तो यहां पर क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ये 3 कंपनीज एक साथ मिलकर जब किसी एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर काम करें, तो वो एग्जांपल हो जाएगा आपका कंसोर्टियम ब्लॉकचेन का, वेयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वुड एक्सेस द ब्लॉकचेन। इसके एग्जांपल क्या है? आर्थरी कॉर्डा, एनर्जी वेब फाउंडेशन। तो यहाँ पे 2 चीजें बैलेंस होंगी, एक तो ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है ब्लॉकचेन में, और साथ ही में प्राइवेसी भी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप हर किसी के लिए इसको ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एज ओनली सिलेक्टेड नोड्स कैन वैलिडेट ट्रांजैक्शंस। ये मेनली किस में यूज होती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना कुछ माल भेज रही है, तो उस केस में दोनों सेम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे बिजनेसेस में, राइट। जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उस केस में उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, साथ ही में सिक्योरिटी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो ब्लॉकचेन का यूज करेंगे। लेकिन कौन से ब्लॉकचेन का? कंसोर्टियम ब्लॉकचेन का, ठीक है। बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट है अपना हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या है? देखिए, तो कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन्स। अब यहां पे लोग गलती कर देते हैं, लोग हाइब्रिड ब्लॉकचेन और कंसोर्टियम ब्लॉकचेन के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। डिफरेंस क्लियर है यार, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाइब्रिड ब्लॉकचेन में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें प्राइवेट रखी जा रही है और कुछ चीजें पब्लिक रखी जा रही है। देखिए, कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, इट अलाउज फॉर बोथ ओपन एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। यानी कि यहां पे कुछ चीजें ओपन है पब्लिक के लिए, ठीक है, XYZ ओपन है, ABC ओपन नहीं है। एक ही कंपनी के अंदर कुछ डेटा ओपन है, कुछ डेटा ओपन नहीं है, यानी कि जो डेटा ओपन है उसमें बाहर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, और जो डेटा ओपन नहीं है वहां पे बाहर के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड ब्लॉकचेन। यहाँ पे इसका एग्जांपल आएगा ड्रैगन चेन। ये क्या आपको ऑफर करेगा? इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशंस टू चूज व्हाट डेटा इज पब्लिक एंड व्हाट रिमेन्स प्राइवेट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस खुद तय कर सकती है कि उनको कितना डेटा पब्लिक रखना है, कितना डेटा प्राइवेट रखना है, तो इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपको कैसे रखना है। यूज केसेस दैट रिक्वायर बोथ ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आप इसको किस केसेस में यूज करेंगे? जहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए, कि आपको कुछ चीजें ओपन भी रखनी है यानी कि ट्रांसपेरेंट भी रखनी है, और कुछ चीजें आपको छुपा के भी रखनी है यानी कि कॉन्फिडेंशियल भी रखनी है। तो उस केस में आप हाइब्रिड ब्लॉकचेन के मॉडल को यूज कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं बार बार डिस्कस कर रहा था पहले, और अब वो क्वेश्चन आ गया है जिसका नाम है कंसेंसस एल्गोरिथम। यानी कि व्हाट इज कंसेंसस एल्गोरिथम? एक्सप्लेन टाइप्स एंड प्रूफ वर्क एंड डिस्कस डिसएडवांटेजेस एज वेल। ठीक है, प्रूफ वर्क के हमें डिसएडवांटेजेस बताने हैं, और उसके अलावा कंसेंसस एल्गोरिथम क्या है वो हमें यहाँ पे समझाना है। चलिए देखते हैं। वैसे थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि भाई इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द एग्रीमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, की जहाँ पे नोड्स है वो वैलिडेट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को। तो बस अब इसको हम डिटेल में देखते हैं और इसके टाइप्स को देखते हैं कि क्या क्या इसके टाइप्स है। अ कंसेंसस एल्गोरिथम इज अ मेथड यूज्ड इन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स टू अचीव एग्रीमेंट अमॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यानी कि ये एक क्या है? मेथड है, किसमें? हमारे ब्लॉकचेन के अंदर, which is used to achieve agreement among distributed nodes on the validity of transactions। मैंने आपको बताया था कि भाई 1 2 3 4 नोड्स इस तरीके से हमारी है नेटवर्क के अंदर। अब ये जो नोड है इसको फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन करनी है, किसी को 500 रुपए भेजने हैं, तो वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा हर एक नोड को कि मैं इस तरीके की एक ट्रांजैक्शन करना चाहती हूं। तो बाकी की नोड क्या करेगी? वेरीफाई करेगी कि भाई क्या ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, क्या ये व्यक्ति उस ट्रांजैक्शन को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये उसके बेसिस पे तय करेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। अगर ट्रांजैक्शन पॉसिबल है तो इसको ये वैलिडेट कर देंगे कि ठीक है तुम कर लो, अब ठीक है तुम ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर दो। अगर नहीं होगी तो ये मना कर देंगे। और ये किस बेसिस पे ये चीज बताएंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स है। कौन से एल्गोरिथम्स? प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, डेडिकेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है।
इट मेजर्स दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क एग्री ऑन द सेम वर्जन ऑफ द ब्लॉकचेन, कि वो एग्री करने चाहिए सेम वर्जन के ऊपर, जो एक चीज हम कह रहे हैं उस चीज पे वो एग्री करने चाहिए, जिससे एक ट्रस्ट बना रहे और एक सिक्योरिटी भी बनी रहे। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले अपना टाइप आएगा प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होगा, देखो, miners solve complex mathematical problems to validate transactions and add new blocks to the blockchain। यहां पर क्या होगा कि माइनर्स होंगे, कुछ माइनर्स जो है वो क्या करते हैं, माइन करते हैं। ठीक है, जैसे बिटकॉइन के बारे में अगर आपको पता हो तो, कि बिटकॉइन जो है आपको वो माइनिंग करनी पड़ती है। आप अभी पाई कॉइन्स की भी माइनिंग कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा कि हमें कॉइन्स को माइन करना पड़ता है। और माइनिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बिटकॉइन के केस में अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप माइनिंग कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, टू वैलिडेट ट्रांजैक्शंस एंड ऐड न्यू ब्लॉक्स टू द ब्लॉकचेन। और अगर आप उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर देते हो तो फिर आप उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हो और नया ब्लॉक ऐड कर सकते हो, यानी कि ट्रांजैक्शन जैसे ही होगी तो नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा। राइट, द फर्स्ट माइनर टू सॉल्व द प्रॉब्लम गेट्स टू ऐड द ब्लॉक एंड इज रिवॉर्डेड विद क्रिप्टो करेंसी। यानी कि जो माइनर सबसे पहले सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को, वो जो है वैलिडेशन कर पाएगा। तो यहां पे कोई भी अगर मुझे करनी है फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए क्या होगा, हर एक नोड जो है वो सॉल्व करेगा एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कॉम्पिटेशनल प्रॉब्लम, और जो सबसे पहले सॉल्व करेगा वो डिसाइड करेगा कि भाई अब ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगी या नहीं होगी। ये सिंपल काम हो गया हमारा प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि आपको आपके काम से प्रूफ देना पड़ेगा कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो। अगर आपने कर दिया सबसे पहले सॉल्व, देन यू आर द बॉस, तब आपका डिसीजन ही माना जाएगा, जो हुक्म मेरे आका कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना प्रूफ ऑफ वर्क। एग्जाम्पल इसका आपको पता है क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा इसका बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर ये सिमिलर प्रोसेस जो है वो फॉलो की जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक, POS। इसमें क्या होगा, देखो, validators are chosen to create new blocks based on the amount of cryptocurrency they hold and are willing to stake as collateral। ये बोला जा रहा है कि सबसे धनवान व्यक्ति का ही सुना जाएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा अमाउंट होगा क्रिप्टो करेंसी का, वही डिसाइड करेगा कि वैलिडेशन होगा या नहीं होगा। इसको बोलेंगे हम प्रूफ ऑफ स्टेक। द मोर कॉइन्स यू हैव द हायर योर चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड टू वैलिडेट ट्रांजैक्शंस। अगर आपके पास ज्यादा कॉइन्स होंगे तो आप ही वैलिडेट करोगे ट्रांजैक्शन को। ये हो गया प्रूफ ऑफ स्टेक। तो आशा रखता हूं आपको समझ में आ गया। और ये वाला कॉन्सेप्ट किस में फॉलो होता है, इथेरियम में। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क का पूछे कि प्रूफ ऑफ वर्क का एग्जांपल दो तो बिटकॉइन आएगा, और प्रूफ ऑफ स्टेक का एग्जांपल मांगे तो इथेरियम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अपना डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, देखिए, इसमें क्या होगा कि कॉइन होल्डर्स वोट फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ डेलीगेट्स। तो यहां पर प्रूफ ऑफ स्टेक के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि मान लो कि राम, लखन और सुरेश, ये 3 लोग हैं, तीनों के पास इक्वल कॉइन है। इसके पास 1000 कॉइन है, इसके पास 1000 कॉइन है, इसके पास 1000 कॉइन है। अब बताओ कौन बनेगा, अब तो भाई कॉन्फ्लिक्ट हो गई। तो अब इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल राम और लखन डिसाइड करते हैं कि चलो हम सुरेश को ही वैलिडेटर बना देते हैं, सुरेश को हम अपना नेता बना देते हैं। तो ये क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे और वोटिंग से, यानी कि जिसके पास ज्यादा कॉइन्स है, जैसे राम के पास ज्यादा कॉइन थे, लखन के पास भी थे, सुरेश के पास भी थे, और भी मान लो कि 10 और व्यक्ति है और सभी के पास ज्यादा कॉइन है, तो जिनके पास मेजॉरिटी है वो सभी लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। जैसे 1947 में जब आजादी हुई थी तब इलेक्शन नहीं हुए थे प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग थे जो बहुत ही हम पावरफुल लोग मानते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे थे, वो उन्होंने 20 लोगों की कमेटी बनाई और उनकी वोटिंग करवा दी, और उनमें से जिनके मेजर वोट आ गए उनको हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर वोटिंग होती है, जिनके पास ज्यादा कॉइन्स है, जो ज्यादा धनवान है, वो वोटिंग करते हैं और अपने लिए एक चूज करते हैं व्यक्ति जो आगे से सारे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा। तो कॉइन होल्डर्स वोट फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु वैलिडेट ट्रांजैक्शंस ऑन देयर बिहाफ। तो उनके बिहाफ पे फिर वो जो है सारा काम करेगा, सारी जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करेगा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि हर बार हर एक पार्टिसिपेंट को वैलिडेशन करने के लिए नहीं आना पड़ेगा,
क्योंकि उन्होंने अपना एक नेता चुन रखा है, वही हर बार जो है वो ट्रांजैक्शन कर देगा। तो इससे प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उनको बार बार पूछने नहीं जाएगा और वही अपने आप ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देगा। तो ये आपकी एफिशिएंसी को और जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है इसको इंक्रीज करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा ईओएस। ईओएस इसका एग्जांपल है। ईओएस क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लास्ट थियरी जो हमारी है वो इसी के ऊपर है। नेक्स्ट आएगा अपने पास प्रैक्टिकल बाइजेंटिन फॉल्ट टॉलरेंस, पीबीएफटी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बाइजेंटिन फॉल्ट टॉलरेंस जो है ये क्या कह रहा है? इट इज सेइंग अ कंसेंसस एल्गोरिथम दैट अलाउज अ सिस्टम टू कंटिन्यू फंक्शनिंग इवन इफ सम नोड्स फेल और एक्ट मैलिशियसली। ठीक है, एक काम कीजिए, देखिए ये जो है प्रैक्टिकल बाइजेंटिन फॉल्ट टॉलरेंस वो इस थियरी के लिए आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लिख सकते अगर चाहे तो, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऊपर से एक अलग थियरी आएगी जो हमारे आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें आएगी, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन से टाइप्स है कंसेंसस एल्गोरिथम्स के, तो आपको ये 3 ही एक्सप्लेन करने हैं। वो पीबीएफटी वाला अगर आप नहीं करोगे तो चलेगा। तो इसमें आपको प्रूफ ऑफ वर्क समझा देना है, ठीक है, फिर प्रूफ ऑफ स्टेक समझा देना है, और आपको समझा देना है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। ये 3 थियरीज जो है वो आपको समझा देनी है इसके टाइप में। आपको पीबीएफटी को समझाने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। इसके लिए अलग थियरी है जो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, तब वहां से आपको मैं अच्छे से ये वाली जो थियरी वो समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूफ ऑफ वर्क को डिटेल में समझाने को कहा था, तो हम इसको देखते हैं। देखिए प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? तो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जो माइनर्स है वो सॉल्व करते हैं क्रिप्टोग्राफिक पजल्स, और जैसे ही कोई माइनर फाइंड कर लेता है सोल्यूशन को, उसके बाद जो है वो वैलिडेशन को कर सकते हैं। अदर नोड जो है वो सिर्फ चेक करेंगे सॉल्यूशन को और वैलिड करेंगे कि भैया ये सही है या नहीं है। बाकी जो वैलिडेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि नया ब्लॉक ऐड करने की जो प्रोसेस होगी, वो कौन करेगा? वो वही माइनर करेगा जो सबसे पहले जो हमारा क्रिप्टोग्राफिक पजल है उसको सॉल्व करेगा। राइट, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क कि इसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हाई एनर्जी कंजप्शन। देखिए एक सिंपल सी बात है, जब आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे माइनिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल पावर लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रिकल यूसेज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज भी बहुत ज्यादा होता है और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बहुत होते हैं। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार यूट्यूब पे आप एक वीडियो देख ले बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है, ताकि आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि भाई कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, उतनी ज्यादा तो हो नहीं सकती, लेकिन आप सही में देखना कि जब भी आप बिटकॉइन की माइनिंग करते हो तो फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हो तो उसके लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पूरे पूरे सेंटर रखे जाते हैं, माइनिंग के पूरे सेंटर होते हैं बड़े बड़े जंगलों के अंदर, जिसके अंदर ये पूरी माइनिंग होती है। तो बहुत ही हैवी प्रोसेस है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया कि इसकी वजह से जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन रिस्क्स। तो दूसरी चीज देखो कि ओवर टाइम माइनिंग पावर कैन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू लार्ज प्लेयर्स और माइनिंग पूल्स, अंडरमाइनिंग द डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ ब्लॉकचेन। ये भी सही है, क्योंकि देखो ये हाई एनर्जी कंजप्शन वाली प्रोसेस हर एक इंसान के लिए करना तो पॉसिबल है नहीं। ये कौन कर सकता है? ये ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर हो। इसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, और ये हमारे ब्लॉकचेन के प्रिंसिपल के विरुद्ध में जाता है। ब्लॉकचेन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन अब क्या होगा कि माइनिंग पावर अगर कुछ बड़े प्लेयर के हाथ में आ गई, कुछ बड़े अमीर करोड़ोंपति के हाथ में आ गई, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो अपने फायदे के हिसाब से इसका जो है वो यूज कर सकते हैं, जिससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी इश्यूज। स्केलेबिलिटी इश्यूज में क्या आएगा? देखिए प्रूफ ऑफ वर्क कैन प्रोसेस ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड बहुत स्लो है। तो स्पीड स्लो होने की वजह से आप इसको ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आप पर सेकेंड इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेकिंग इट लेस एफिशिएंट फॉर हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस कंपेयर टू अदर कंसेंसस एल्गोरिदम्स। तो इसकी वजह से आप इसको हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस के लिए जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है 51% अटैक वल्नरेबिलिटी। तो इसके ऊपर अटैक के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। इफ अ सिंगल एंटिटी और ग्रुप कंट्रोल्स, जो चीज हमने यहाँ पे बात की सेंट्रलाइजेशन रिस्क वाली बात ही है, लेकिन इसमें क्या है कि चांसेस वही चीज यहाँ पे उन्होंने 51% अटैक वल्नरेबिलिटी के फॉर्म में लिखा है कि अगर किसी सिग्निफिकेंट ग्रुप के हाथ में मोर देन 50% ऑफ द माइनिंग पावर आ जाती है, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरे ब्लॉकचेन को, जिससे क्या हो जाएगा डबल स्पेंडिंग और इनवैलिड ट्रांजैक्शंस की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे आपके प्रूफ ऑफ वर्क के। हाई एनर्जी कंजप्शन, सेंट्रलाइजेशन रिस्क, स्केलेबिलिटी इश्यूज, 51% अटैक वल्नरेबिलिटी, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट थियरी पे। हमारा नेक्स्ट थियरी क्या है भाई?
डिस्कस ब्लॉकचेन्स वर्किंग प्रोसेस विद इट्स आर्किटेक्चर। यहाँ पे हमें ब्लॉकचेन की वर्किंग प्रोसेस को समझाना है उसके आर्किटेक्चर के साथ। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है, कि भाई ट्रांजैक्शन का क्रिएशन होता है, फिर ब्रॉडकास्टिंग द रिक्वेस्ट, उसके बाद क्रिएटिंग द ब्लॉक, ठीक है, वैलिडेशन होता है, क्रिएटिंग अ ब्लॉक, एडिंग टू द ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वाली थियरी में देखी रखी है, राइट। फिर अपडेटिंग द लेजर एंड देन ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो ये चीज़ तो हमने पता ही है। और साथ ही में हमने इसके आर्किटेक्चर को भी देखा था कि इसके आर्किटेक्चर में क्या आएगा, नोड्स आएंगे, ब्लॉक्स आएंगे, चेन आएगी, ये चीज़ भी हमने देखी थी। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस दो थियरी को साथ में मिला के आपको पूछ लिया है। तो बस आप वो जो पिछली वाली जो दो थियरीज मैंने आपको पढ़ाई वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थियरी है एक्सप्लेन बिटकॉइन विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली बिटकॉइंस को एक्सप्लेन करना है। इससे पहले वाली थियरी में हमने क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन किया था कि क्रिप्टो करेंसी किसको बोलते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि बिटकॉइन क्या है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बिटकॉइन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी, ये तो हमें पता है भाई कि इट इज अ क्रिप्टो करेंसी है, हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टो करेंसी। इट अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव मनी ओवर द इंटरनेट, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं मनी ओवर द इंटरनेट विदाउट द नीड फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक अ बैंक, यानी कि सीधा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन है, डेफिनेटली ब्लॉकचेन का पार्ट है तो हाईली सिक्योर होगा, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बैंक की भी जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के बिचौले की जरूरत नहीं है। बिचौले का मतलब होता है इंटरमीडियरी, ठीक है, किसी भी तरह के दलाल की जरूरत नहीं है। इस केस में हमारा दलाल बैंक है, तो यहाँ पे आप विदाउट बैंक जो है वो एकदम सिक्योर मैनर में ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। इट वॉज क्रिएटेड इन 2009, ये 2009 में क्रिएट किया गया था बाय एन अननोन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग द सुडोनिम सातोशी नाकामोटो, यानी कि ये 2009 के अंदर जो है बिटकॉइन को बनाया गया था, ठीक है। और किसने बनाया था वो अभी तक किसी को नहीं पता है, बिटकॉइन को किसने बनाया वो कोई नहीं जानता है, लेकिन इन्होंने बस एक फिक्शनल कैरेक्टर खड़ा कर दिया जिसका नाम रख दिया इन्होंने सातोशी नाकामोटो, ठीक है। और ये इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है, दरअसल बस इन्होंने एक फिक्शनल नाम दे दिया, एक काल्पनिक नाम दे दिया कि भाई सातोशी नाकामोटो ने जो है वो बिटकॉइन को बनाया है, लेकिन दरअसल इन्होंने नहीं बनाया है। किसने बनाया है वो किसी को नहीं पता है, तो ये एक मिस्ट्री है कि बिटकॉइन किसने बनाया है, राइट। और ये कब बनाया था, तो 2009 के अंदर इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कहना चाहता हूँ, बिकॉज पढ़ाई तो होती रहेगी लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी है। बिटकॉइन जब 2009 में लॉन्च हुआ तब इसकी वैल्यू बहुत कम थी, $1 भी नहीं थी इसकी वैल्यू, समझो सेंट्स में थी कुछ। तो उस वक्त एक बंदे ने क्या किया, उस वक्त बिटकॉइन जो थे वो मिलने भी इजी थे, मतलब उसकी कुछ वैल्यू नहीं थी, तो फिर कौन रखेगा, राइट। तो हर किसी के पास ये थे और पहला पहला इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए इसके ऊपर कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा था। सबको ये बकवास कॉन्सेप्ट लगा कि भाई क्या ही है, मतलब बिटकॉइन तो क्या ही चीज़ है, कि मतलब ये तो कुछ चलेगा नहीं, मतलब। तो कुछ लोगों के पास बिटकॉइंस थे, एक भाई के पास 10,000 20,000 के क्वांटिटी में बिटकॉइन थे और वैल्यू तो उतनी ज़्यादा थी नहीं, मतलब 2009 में। तो उसको लगा कि भाई ये जस्ट एक वेस्ट मनी है और इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इसका क्या करेंगे। तो एक दिन मतलब कंटाल के उसने क्या किया कि एक पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया, और पिज्ज़ा जिस व्यक्ति ने उसके लिए ऑर्डर किया था उसको उसने कहा कि मैं आपको ये 10,000 बिटकॉइन दे दूंगा, ठीक है, आप मेरे लिए पिज्ज़ा दे दो, मेरे घर पे पिज्ज़ा डिलीवरी कर दो, मैं आपको 10,000 जो बिटकॉइन है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। और वो मान गया और उसके घर पे पिज्ज़ा ट्रांसफ़र हो भी गया। अब सोचो उस वक्त पे 10,000 बिटकॉइन थे जिसकी वैल्यू करीबन कुछ डॉलर होगी, यानी कि पिज्ज़ा की जो प्राइस होती है उससे भी कम होगी उस वक्त 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू। लेकिन आज की पोजीशन पे उस सेम बिटकॉइन की वैल्यू एक बिटकॉइन की अराउंड 70 लाख रुपीज़ है, 70 लाख रुपए एक बिटकॉइन की वैल्यू। अब आप सोचो अगर उस बंदे ने उस दिन वो 10,000 बिटकॉइन का एक पिज्ज़ा नहीं मंगवाया होता तो आज उसकी नेटवर्थ कितनी होती, आप गिनती मार लो। 70 लाख रुपए का एक बिटकॉइन और उसके पास 10,000 बिटकॉइन थे, उसने पिज्ज़ा में गवा दिया, पिज्ज़ा खा लिया, तो अभी वो इतना रिग्रेट कर रहा होगा कि आप पूछो मत। तो ये बिटकॉइन की पावर थी उस वक्त, उसने रियलाइज़ नहीं की, बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने उसको रखा अपने पास और उसको किसी को बेचा नहीं, वो आज काफ़ी ही पैसे वाले हो गए होंगे। तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने सोचा आपको बतानी चाहिए, ये एग्जाम में लिख के मत आना ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिटकॉइन के बारे में कि इसकी कौन कौन सी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, ये तो आपको लिख ही देना है,
ब्लॉकचेन की कोई भी थियरी हो और उसमें फीचर्स की बात की जाए तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन, एनोनिमिटी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें तो लिखी देनी है। तो बिटकॉइन ऑपरेट्स ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। दिस मीन्स नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स इट। कोई भी सिंगल एंटिटी इसको कंट्रोल नहीं करती है, मेकिंग इट रेजिस्टेंट टू सेंसरशिप एंड फ्रॉड। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार का फ्रॉड इसमें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड सप्लाई। सो देर इज अ मैक्सिमम सप्लाई ऑफ 21 मिलियन बिटकॉइंस। अब देखो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई, इसका मेन रीजन यही था कि पूरे वर्ल्ड में 21 मिलियन बिटकॉइंस ही बन पाएंगे, उससे ऊपर बिटकॉइन नहीं बन पाएंगे। और ये इसकी जो स्कैर्सिटी थी यानी कि लिमिटेड सप्लाई थी, इसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो बढ़ती गई, क्योंकि ये लिमिटेड है। दिस स्कैर्सिटी इज बिल्ट इनटू इट्स डिजाइन विच हेल्प्स मेंटेन इट्स वैल्यू ओवर टाइम। और इसकी वजह से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वैल्यू बढ़ती गई और बढ़ती गई। उसके बाद एनोनिमिटी, यानी कि all bitcoin transactions are recorded on a public ledger. The identities of the users are not directly tied to their bitcoin addresses। यानी कि जो आइडेंटिटी होती है यूजर्स की वो इसमें रिवील नहीं होती है। तो इससे आप कह सकते हैं कि एनोनिमिटी जो है वो आपको मिलती है, यानी कि एक प्राइवेसी मिलती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में तो आपको पता ही है कि भाई एडवांस क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म्स इसके अंदर यूज होते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, जिससे आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि ईच बिटकॉइन कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सातोशीज। तो बिटकॉइन की भी एक स्मॉलर करेंसी है, यानी कि बिटकॉइन का भी एक सब टाइप है जिसका नाम है सातोशीज। ठीक है, 1 बिटकॉइन इक्वल्स 100 मिलियन सातोशीज। और एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है भाई? 100 मिलियन सातोशीज, अलाउइंग फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑफ वेरिंग अमाउंट्स। और इसके माध्यम से आप अलग अलग वेरिंग अमाउंट की जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को देने हमें 12 रुपये, तो हम जैसे 10 रुपये की नोट देते हैं और साथ में 2 रुपये के सिक्के देते हैं, वैसे ही अगर मुझे किसी को बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन करनी है तो मैं कैसे करूंगा? अगर पॉइंट में अगर मुझे कोई अमाउंट देना है तो मैं फॉर एग्जाम्पल 3 बिटकॉइंस पॉइंट 47 सातोशीज इस तरीके से दे सकता हूं, राइट। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए, इसके लिए हमने एक स्मॉलर यूनिट भी बिटकॉइन का इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कह सकते हैं सातोशीज, कि जिससे आप जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको इजीली कर सके। ठीक है, वेरिंग अमाउंट्स की, यानी कि अलग अलग बदलते अमाउंट्स की। उसके बाद आएगी ट्रांसपेरेंसी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शंस जो है वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्डेड होते हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, कोई भी इन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख सकता है, जिससे ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है। और दूसरी बात है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, जो बिटकॉइन है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप सीधा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी कोई व्यक्ति है ए, वो सीधा बी को बिटकॉइन के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई ए को पहले बैंक में बिटकॉइन को जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद बी जो है वो बैंक से उसको उठा सकता है। यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस डायरेक्टली विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडियरीज। आपको किसी भी तरह के इंटरमीडियरीज की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। दिस कैन रिड्यूस ट्रांजैक्शन फीस एंड इंक्रीज ट्रांजैक्शन स्पीड। और जैसे कि आपको अगर बैंक की जरूरत ही नहीं है तो बैंक को देने वाला जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो तो आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपका वो कॉस्ट भी बच गया, आप सीधा जो सामने वाला व्यक्ति है उसको पैसे भेज सकते हैं, तो ये इसका फायदा हो गया। नाउ इल्यूस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन को जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें जानना है किसको? ब्लॉक्स को। तो डिफाइन ब्लॉक्स इन ब्लॉकचेन विद एन एग्जांपल, कि ब्लॉक क्या होते हैं उसका हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए हिस्ट्री जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इस पीडीएफ में डाल दी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, इट इज योर विश। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाना मेरा काम नहीं है, तो आप हिस्ट्री खुद भी चेक कर सकते हैं, वो उसमें हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके पूछने के भी चांसेस कम है, वो उतना ज़्यादा मतलब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पूछा जाएगा। Now let's talk about the definition of blocks in blockchain। तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा था कि ब्लॉक्स क्या होते हैं ब्लॉकचेन में। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ पेज इन अ लेजर। ये एक सिंगल पेज आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपके पूरी की पूरी लिस्ट होगी ट्रांजैक्शंस की। सो व्हाट इज ब्लॉक? अ ब्लॉक वी कैन से, और द ब्लॉक्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ अ ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन के फंडामेंटल यूनिट आप मान सकते हैं ब्लॉक्स को। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। हर एक ब्लॉक के अंदर आपकी क्या होगी? एक पूरी लिस्ट होगी ट्रांजैक्शंस की, और ये सारे के सारे जो ब्लॉक्स होंगे वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यानी कि 1 by 1 इन अ चेन। हियर्स हाउ अ ब्लॉक इज स्ट्रक्चर्ड। अब कैसे एक ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो देखिए ब्लॉक के अंदर कुछ चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें होती है? सबसे पहले आती है उसका हेडर। हेडर में क्या होगा? इट कंटेन्स मेटा डेटा अबाउट द ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके हेडर में आएगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो है? तो उसमें आ जाएगा आपका ब्लॉक का नंबर, कि कौन से नंबर का ब्लॉक है,
10वें नंबर का ब्लॉक है, 12वें नंबर का ब्लॉक है, 15वें नंबर का ब्लॉक है, कौन से नंबर का ब्लॉक है, वो चीज़ आपके हेडर में होगी। तो ब्लॉक नंबर आपका हेडर में आएगी, द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक इन द चेन, फिर टाइम स्टेप यानी कि कब वो ब्लॉक क्रिएट हुआ था वो, उसके बाद प्रीवियस ब्लॉक हैश यानी कि जो इससे पहले का जो ब्लॉक था उसका यूनिक आइडेंटिफायर नंबर जो है वो इसके पास होगा, जिससे दोनों की लिंकिंग जो है वो अच्छे से हो सके। और आएगा नॉन्स। नॉन्स क्या है, अ नंबर यूज्ड इन माइनिंग टू फाइंड अ वैलिड हैश। वैलिड हैश को फाइंड करने के लिए एक नंबर यूज किया जाता है माइनिंग में, तो वो जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपके किस में आएगी, हेडर में आएगी। तो हेडर में ये चार चीजें आएंगी, नॉन्स हो गया आपका, प्रीवियस ब्लॉक हैश हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया और ब्लॉक नंबर हो गया। उसके बाद आएगी आपकी बॉडी। तो ब्लॉक की बॉडी में क्या होगा, तो बॉडी में क्या आएगा, एक्चुअल डेटा आएगा और ट्रांजेक्शन आएगी, जैसे कि डिटेल आ जाएगी हर एक ट्रांजेक्शन की, कि कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, कितना अमाउंट ट्रांजेक्ट हुआ, ये सारी जो डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी बॉडी में होगी। फिर सिग्नेचर्स जो होंगी जितनी भी ऑथेंटिसिटी के लिए, ताकि कोई वैलिडेट मतलब कोई वैलिड यूजर ही उसको ऑथोराइज कर सके, तो वो सारी चीजें भी जो आपकी है वो बॉडी के अंदर होगी, राइट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा ब्लॉक का, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसके अंदर 3 ट्रांजैक्शन हो रही है। पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि अलाइस जो है, अलाइस नाम का जो व्यक्ति है वो 1 बिटकॉइन सेंड करता है बॉब को। दूसरी ट्रांजैक्शन है कैरोल सेंड 0.5 बिटकॉइन टू डेव, और तीसरा है कि ईव सेंड्स 0.2 बिटकॉइन टू फ्रैंक। ये 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हेडर कैसे बनेगा, तो हेडर बनेगा इस तरीके से कि भाई ब्लॉक नंबर मान लो 2 है, टाइम स्टैम्प मान लो कि कब क्रिएट हुआ था, तो इस डेट को क्रिएट हुआ था और इस टाइम को क्रिएट हुआ था। प्रीवियस ब्लॉक हैश वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी ABC 1 2 3, यानी कि जो प्रीवियस इससे पहले का ब्लॉक था उसकी जो नंबर थी वो यहाँ पे आ जाएगी। और नॉन्स जो है यानी कि वैलिड हैश फाइंड करने के लिए जो माइनिंग में होगा कौन सा होगा 42। तो ये आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से बना के लिखनी है। इस तरीके से इसका कुछ हेडर आएगा। बॉडी क्या आएगी, तो बॉडी होएगी जिसकी ट्रांजेक्शन हुई वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने ट्रांजेक्शन यहाँ पे वर्ड में लिखे थे कि भाई अलाइस सेंड 1 बिटकॉइन टू बॉब, इस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे बॉडी में, अलाइस टू बॉब, यानी कि अलाइस ने सेंड किया 1 बिटकॉइन बॉब को। यहाँ पे ऐसे लिखना है 1 BTC। BTC ये हमारा शॉर्ट फॉर्म किसके लिए, बिटकॉइन के लिए। फिर कैरोल सेंड्स, ये इस एरो को आप बोलेंगे सेंड्स 0.5 बिटकॉइन टू डेव। ईव सेंड्स बिटकॉइन टू फ्रैंक, कितना, तो 0.2 BTC। तो इस तरीके से आपके बॉडी में ट्रांजैक्शंस को आपको लिस्ट करना होता है। तो ये एग्जांपल अगर आपको पूछे कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन दिखती है एक ब्लॉक के अंदर, कैसे लिस्ट होती है, तो वो चीज़ आप इस एग्जांपल से समझा सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन लिख दो 3 ऐसी, ट्रांजैक्शन 1 2 3, उसके बाद हेडर लिख दो इस तरीके से बना के, और बॉडी लिख दो इस तरीके से बना के, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट आ जाइए। हाउ डू डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स डिफर। अब यहाँ पे हमें समझाना है कि क्रिप्टो करेंसी के कौन कौन से अलग अलग टाइप के वॉलेट्स होते हैं। ये वॉलेट क्या होते हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ, और ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग है ये हमें समझाना है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई भी अगर आपके पास करेंसी है, जैसे रुपए है, तो रुपए आप किसी अपने वॉलेट में स्टोर करते हैं, अपने पर्स में स्टोर करते हैं, तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को भी तो कहीं स्टोर करेंगे ना, तो उसके लिए भी इसके वॉलेट आते हैं। लेकिन इसके वॉलेट हमारे वॉलेट से थोड़े अलग होते हैं। कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। सो क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स डिफर मेनली इन देयर सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी एंड स्टोरेज मेथड्स। इन 3 चीजों के बेसिस पे वो डिफर करते हैं। एंड हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द मेन टाइप्स। सबसे पहले हमारा आएगा कौन सा, हॉट वॉलेट। अपने पास 3 टाइप है, हॉट वॉलेट हमारे पास 4 टाइप है, सॉरी, कोल्ड वॉलेट, उसके बाद कस्टोडियल वॉलेट्स, एंड देन वी हैव नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स हो जाएंगे वॉलेट्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट वॉलेट्स के बारे में। सो व्हाट आर हॉट वॉलेट्स, दीज आर द ऑनलाइन वॉलेट्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये हमारे कौन से वॉलेट्स है, ऑनलाइन वॉलेट्स है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, वेब वॉलेट, मोबाइल वॉलेट एंड डेस्कटॉप वॉलेट, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सो ऑनलाइन वॉलेट को बोला जाता है हॉट वॉलेट। इनके फायदे क्या है, तो इजी टू यूज एंड कन्वीनियंट फॉर डेली ट्रांजेक्शंस। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। आपका जो ऑनलाइन वॉलेट होता है ना, जैसे हमारे ऑनलाइन हम एप्लीकेशन में पैसे रखते हैं, ये बस ऐसी ही चीज होगी। क्विक एक्सेस हो जाएंगे फंड्स के आपके, ठीक है, आप इजीली अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब वो क्या है, नुकसान क्या है, तो मोर वल्नरेबल टू हैक्स एंड साइबर अटैक्स, यानी कि इनके ऊपर अटैक होने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज ये ऑनलाइन है। नेक्स्ट है अपना कोल्ड वॉलेट्स। कोल्ड वॉलेट्स क्या है, सो दीज आर द ऑफलाइन वॉलेट्स दैट आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एग्जाम्पल क्या है अपने हार्डवेयर वॉलेट्स एंड पेपर वॉलेट्स। इनके फायदे क्या है, इनकी सिक्योरिटी ज्यादा होगी डेफिनेटली बिकॉज दे आर नॉट ऑनलाइन, दे आर लेस ससेप्टेबल टू हैकिंग, इनकी हैकिंग होने के चांसेस बहुत कम है।
आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करना है तो कोल्ड वॉलेट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। देन लेस कन्वीनियंट फॉर रेगुलर ट्रांजेक्शन, ये इसका नुकसान हो गया कि आप रेगुलर ट्रांजेक्शन इससे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, रिस्क ऑफ लॉस इफ द वॉलेट इज डैमेज्ड और मिसप्लेस्ड, अगर वॉलेट सही से संभाला नहीं गया तो लॉस भी हो सकता है। उसके बाद अपना थर्ड टाइप है कस्टोडियल वॉलेट्स। ये क्या है तो देखिए, वॉलेट्स वेयर अ थर्ड पार्टी मैनेजेस योर प्राइवेट कीज, यानी कि आपकी जो प्राइवेट कीज है वो आप किसी थर्ड पार्टी को दे देंगे आपके वॉलेट को मैनेज करने के लिए। तो वॉलेट्स प्रोवाइडेड बाय एक्सचेंजेस लाइक कॉइनबेस और बाइनेंस, तो ये सारे जो एक्सचेंजेस हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं ये सिक्योरिटी कस्टोडियल वॉलेट्स की। ये यूजर फ्रेंडली है, कस्टमर सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरा का पूरा, यानी कि आपका वॉलेट कोई थर्ड पार्टी हैंडल कर रही है। इजी टू रिकवर फंड्स, अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप अपने फंड्स को भी इजीली रिकवर कर सकते हैं। यू डोंट हैव फुल कंट्रोल ओवर योर फंड्स डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आपके फंड्स को कंट्रोल कर रही है, और यहाँ पे एक रिस्क है कि थर्ड पार्टी हैक्स एंड फ्रॉड हो सकते हैं, तो ये इसके दो नुकसान हो जाएंगे। उसके बाद आता है अपना नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स क्या है? सो वॉलेट्स वेयर यू कंट्रोल योर प्राइवेट कीज। यहाँ पर क्या था कि एक थर्ड पार्टी आपके प्राइवेट कीज को कंट्रोल कर रही थी, यहाँ पे आप खुद अपने प्राइवेट कीज को कंट्रोल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रम और ट्रस्ट वॉलेट। इसके फायदे क्या है कि यहाँ पे आपका फुल कंट्रोल होगा, वहां पे हाफ कंट्रोल था, यहाँ पे फुल कंट्रोल होगा। एनहेंस्ड सिक्योरिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और नुकसान क्या है? तो यहाँ पे नुकसान ये है कि आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी सिक्योरिटी और रिकवरी के लिए, और यहाँ पे ये लेस यूजर फ्रेंडली हो सकता है बिगिनर्स के लिए। और उसके लाइक, और जब हम बात करते हैं इसकी कस्टोडियल की, तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा यूजर फ्रेंडली था, राइट, नॉन कस्टोडियल के कंपैरिजन में। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप के वॉलेट्स जो यहाँ पे हमने आपको समझा दिए, काफ़ी इजी था। जो हमारा हॉट वॉलेट है यानी कि ऑनलाइन वॉलेट, कोल्ड वॉलेट यानी कि ऑफलाइन वॉलेट, कस्टोडियल वॉलेट यानी कि यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी जो है वो प्राइवेट कीज को मैनेज करेगी, एंड नॉन कस्टोडियल यानी कि यहाँ पे आप खुद अपनी जो प्राइवेट कीज है उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। कस्टोडियल जो है वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता है आपके फंड्स के ऊपर। और नॉन कस्टोडियल के ऊपर क्या होगा कि यूजर फ्रेंडली वो नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन आपका पूरा कंट्रोल होता है अपने फंड्स के ऊपर, राइट। सो ये हमने समझ लिया। एग्जांपल्स भी आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रम और ट्रस्ट वॉलेट, और यहाँ पे आ जाता है अपना कॉइनबेस और बाइनेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिशनल करेंसी के बीच का डिफरेंस यहाँ पे हम आपको बताएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा? डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए हमें पता है कि क्रिप्टो करेंसी वो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि किसी का कोई सिंगल एंटिटी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जबकि ट्रेडिशनल करेंसी जो होती है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट चाहे तो कल नोटबंदी कर दे तो फिर ट्रेडिशनल करेंसी को कोई मतलब नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है उसका डिजिटल नेचर। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है? हमारी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसका कोई फिजिकल चीज ही नहीं है। इसका कोई कॉइन मतलब आपको फिजिकल नहीं, बिटकॉइन जो है वो फिजिकल चीज नहीं है, वो पेन ड्राइव में स्टोर होता है, ठीक है। इट इज टोटली डिजिटल। जबकि जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है वो दोनों फॉर्म में हो सकती है, इट कैन बी फिजिकल फॉर्म ऑल्सो, और ये डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। बैंक अकाउंट में अगर आपका पैसा है तो वो डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो वो डिजिटल फॉर्म में आपकी मनी हो गई, और ये कैश फॉर्मेट में भी हो सकती है। देन वी हैव एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी। एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी, तो इसमें क्या है? देखिए, ऑफर्स अ डिग्री ऑफ एनोनिमिटी। हमें पता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा एनोनिमिटी होती है, यानी कि आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो सबके सामने बाहर नहीं आएगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति की पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो सबके सामने नहीं आएगी, कि किसने ट्रांजेक्शन किया, कितने बजे किया, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। ट्रांजेक्शंस डोंट रिक्वायर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे ट्रेडिशनल करेंसी में क्या होगा कि ट्रांजेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगी, स्पेशली इन बैंकिंग। उसके बाद लिमिटेड सप्लाई। देखिए, तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो लिमिटेड सप्लाई में है। मैनी क्रिप्टो करेंसीज हैव अ कैपेड सप्लाई, जैसे हमने बिटकॉइन की बात की थी कि वो 21 मिलियन ही प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है, जिससे इसकी क्या होती है कि वैल्यू है वो मेंटेन रहती है। बिटकॉइन कम है लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसी हिसाब से ट्रेडिशनल करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट के हाथ में है जो भी है, गवर्नमेंट चाहे तो बहुत ज्यादा पैसा छाप सकती है, ठीक है। इट कैन प्रिंट अ लॉट ऑफ मनी पोटेंशियली लीडिंग टू इन्फ्लेशन, और इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ जाती है, हमें पता है, बोले फुगाव थे गयो, तो ये चीज हो जाती है। देन नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन स्पीड एंड कॉस्ट। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ही फास्टर ट्रांजैक्शंस होती है, और इनकी फीस भी बहुत कम होती है, बिकॉज यहाँ पे आपको बैंक की जरूरत ही नहीं है। यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंटरमीडियरी, ठीक है।
और स्पेशली इंटरनेशनल ट्रांसफर में जो है वो क्रिप्टो करेंसी काफ़ी अच्छा माध्यम माना जाता है, बिकॉज क्या होता है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो बैंक के थ्रू होती है और उसमें बैंक काफ़ी अच्छी खासी फीस चार्ज कर लेती है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में तो आपका कोई इंटरनेशनल कॉस्ट लगने ही नहीं वाला है ट्रांसफर करने के लिए। फिर बात करते हैं ट्रेडिशनल करेंसी की, तो ट्रांजैक्शंस कैन टेक लॉन्गर, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर एंड ऑफन इन्वॉल्व हायर फीस। तो यहाँ पे तो फीस जो है वो काफ़ी भारे होने वाली है। देन वी हैव ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी के बारे में। तो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी क्या है कि एक्सेसिबल टू एनीवन विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। हमें पता है कि क्रिप्टो करेंसी तो भाई ग्लोबली एक्सेसिबल है। ट्रेडिशनल करेंसी में क्या होगा कि इट एक्सेस डिपेंड्स ऑन लोकल बैंकिंग, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बैंकिंग सर्विस ही अवेलेबल नहीं है तो बेचारे क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी क्रिप्टो करेंसी की हर जगह पे है। फिर आती है बात इरिवर्सिबिलिटी की, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी में क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी के केस में एक बार अगर ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाती है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल करेंसी में क्या है कि ट्रांजैक्शंस रिवर्स भी हो सकते हैं और डिस्प्यूट भी हो सकते हैं थ्रू बैंक्स। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्रामेबिलिटी की। प्रोग्रामेबिलिटी में क्या आएगा, तो क्रिप्टो करेंसी जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे कोड डिफाइन कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप प्री डिफाइंड कंडीशंस के थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। और लैक्स प्रोग्रामेबल फीचर्स, यानी कि ट्रेडिशनल करेंसी में ये सारी चीजें नहीं होती है। ट्रांजैक्शंस आर जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारी फाइनल थियरी के ऊपर हम आ गए हैं और ये थियरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आप इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर ये पूछी जाए तो काम में आ जाएगी, इसलिए मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं। ये है हमारी EOS के बारे में, ठीक है। EOS, तो EOS क्या है? EOS इज अ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। ये आपको याद रखना है सबसे पहले। ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है स्केलेबिलिटी, स्पीड एंड ईज ऑफ यूज। कि इसके माध्यम से आप क्या कर सके कि आपकी स्केलेबिलिटी आप बढ़ा सके, आपकी स्पीड बढ़ा सके और आपके यूज करने के अंदर आपको ईजी रहे, ठीक है। ये किसने डेवलप किया था? तो इट वाज डेवलप्ड बाय द कंपनी Block.one and aims to provide a more efficient and developer friendly environment that earlier blockchain platforms like Ethereum। तो Ethereum हमको पता है कि Ethereum के माध्यम से हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन अब उसी प्रोसेस को अगर आपको ज़्यादा स्पीड देनी है, उसको आपको ज़्यादा सेफ बनाना है, उसको आपको ज़्यादा स्केलेबल बनाना है, तो उसके लिए आप हेल्प लेंगे एक प्लेटफॉर्म की जिसको हम बोलते हैं EOS। बस यही इसका फंडा है। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो ये इथीरियम के साथ ब्लेंड होके आपकी प्रोसेस को हाईली स्केलेबल बनाता है, फी फ्री ट्रांजैक्शन करने में आपको हेल्प करेगा, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो ये सारे इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन थी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझा दी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं नहीं। इसके यूज केसेस बस आप याद रख लीजिए कि ये किस टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को बना सकते हैं इसके माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप बना सकते हैं, फाइनेंस एप्लीकेशंस हो गई। तो इन सब चीज़ों के अंदर जहां पे आपको हाई स्केलेबिलिटी चाहिए, जहां पे बहुत ही बड़े पैमाने पे यूजर्स आपके पास आने वाले हैं, उस केसेस में आप EOS का अगर यूज करते हैं तो आप आपके एप्लीकेशन काफी अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इथेरियम की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करता है और उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, यही इसका काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ये फर्स्ट चैप्टर है फिनिश होता है। सारे के सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब फर्स्ट चैप्टर का आपका कोई भी मार्क्स यहाँ से कटने नहीं वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर ली है। आगे के चैप्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज आने वाली है और ये सारी की सारी थियरीज इंटर रिलेटेड है। ब्लॉकचेन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि ये चैप्टर फिनिश कर दिया तो काम खत्म। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ इंटरलिंक्ड है, तो क्वेश्चंस मिक्स में भी आ सकते हैं। इसलिए आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी, राइट। और चीजें समझने में काफी इजी है। मैंने ट्राई किया है कि काफी इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसके ड्राइव की लिंक मिल जाएगी जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।